नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि अभी बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है 40 वीडियो की सीरीज, इसके तहत ये तीसरी वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। जिनको भी बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा देना है आप जरूर देखिएगा। इसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे और आपके सिलेबस के अनुकूल ही जो है पैटर्न जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं उसी के आधारित पे क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं और लास्ट में मैंने जो भी सीरीज चलाया है उसकी आपकी फ़ायदा देखने को मिल ही गई होगी, तो इसकी भी फ़ायदा देखने को मिलेगी जब एग्जाम होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा। व्हाट्सएप से आपको मैसेज करना है और पीडीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है बीएसएससी लिख के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है हमारा करंट सेक्शन से है कि के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही एक आंसर है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप बताएंगे बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना। तो 2022 के लिए यह पुरस्कार शिवशंकरी को दिया गया है। शिवशंकरी के जो कृति है या फिर किताब कहिए या फिर लेख कहिए, इनका नाम है आपका सूर्यबासम। क्या नाम है? सूर्यबासम। ये सूर्यवंशम नहीं है, ये सूर्यबासम है। ठीक है, एक सूर्यवंशम होता है तो आप समझ रहे होंगे कि ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, सूर्यबासम ही है इसका नाम। ये बिरला फाउंडेशन के साहित्य क्षेत्र का 2022 का 32वां सम्मान प्राप्त हुआ है शिवशंकरी को। इसे ध्यान रखते चलेंगे, काम बढ़ते चलेगी। दोस्तों साइंस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, आप खुद से पढ़ेंगे बीएसएससी के लिए, है ना, क्योंकि आप जो खुद से पढ़ेंगे तो पढ़ते ही होंगे, तो साइंस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। वर्ष 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया, है ना। इसके अलावा सरस्वती सम्मान के प्रथम विजेता कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसको दिया गया था? शंकर कुरूप को। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला 1 करोड़ बार आपने एग्जाम में देखा होगा, आशापूर्णा देवी। तो ये कुछ एक बात जो साहित्य के अवार्ड से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है करंट के साथ साथ एनईसी मतलब स्टैटिक्स फॉर्म में भी। ठीक है दोस्तों, जो साइंस की बात हमने करा, एक अच्छा किताब लेके बढ़िया से साइंस को पढ़ना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन की तादाद ज्यादा मिलेंगे आपको एग्जाम में। वैसे बिहार की मैं बता दूं, बिहार के एक शिफ्ट में क्या आएगा और अगले शिफ्ट में क्या आएगा ये बहुत ज्यादा डलम डोल रहता है। जैसे एक बार मैंने देखा कि बिहार दरोगा के पहले शिफ्ट में 5 करंट अफेयर की क्वेश्चन आए, दूसरे शिफ्ट में करीब 13 से 14 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए। तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि भाई क्या रहेगा, लेकिन फिर भी साइंस की क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं जो हाल फिलहाल के बिहार पुलिस वगैरह के एग्जाम हुआ उसमें हमने देखा है। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, है ना। सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 इसकी ईस्वी होती है, किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगर आपसे कहे कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, तो 1952 में। और किस पंचवर्षीय योजना में पड़ेगा ये? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट वाले जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि 51 से 56 है और ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था और कृषि पे विशेष बल दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन कंफ्यूजन का जड़ बनता है कि बच्चे जब ये सोच लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब कृषि पर बल दिया गया तो चितरंजन जैसे लोकोमोटिव कारखाना जो विस्तृत कारखाना है उसकी स्थापना कैसे की गई, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही कृषि पर विशेष बल दिया गया, साथ ही साथ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही करी गई थी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 56 से 61 5 वर्ष का है, तो 5 जोड़ दीजिएगा, 51 में 5 तो 56 में 5 तो 61। इसमें भारी उद्योग को जो है बढ़ावा दिया गया। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए अलग अलग राज्यों के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन, यही सब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। राउरकेला जर्मनी, भिलाई आपका जो है रसिया के सहयोग से लगाए गए थे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला अभी आपका उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, ये सब में लगाया गया था। इसके अलावा यह पंचवर्षीय योजना महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। आज हमने दिल्ली पुलिस वाला वीडियो में बताया था कि ये महान लोबिस जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में, इसके अध्यक्ष तौर पे इनको सिलेक्ट किया गया था। साथ ही साथ 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है महान लोबिस के जन्मदिन पे ही मनाए जाते हैं। तो ये कुछ एक बात ध्यान रखेंगे, 29 जून के जगह पे आप 29 अगस्त भी ध्यान रख लीजिए। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और विश्व खेल दिवस भी यहीं पर ही ध्यान रख लीजिए, विश्व खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये सभी
भी कुछ बात ध्यान रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1961 से 1966 था, है ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है मिली जुली पे बल दिया गया, यानी कृषि के साथ साथ जो है भारी उद्योग दोनों पर बल दिया गया। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि योजना अवकाश के काल किसे कहा जाता है। मैंने कल या परसों वाले वीडियो में बताया था, तो 1966 से 1969 के अवधि को जो है योजना अवकाश के काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं करा गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 1974। तो खाली कोई ये सोच रहा होगा कि 5 वर्ष ऐड कर देंगे पहला याद करके, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में गैप भी है ना। तो 1969 से 1974 इसमें बहुत सारे चीज हुए, आर्थिक महत्व के भी, राजनीतिक महत्व के भी, देश के रक्षा के महत्व से भी। जैसे आपका सबसे पहले आर्थिक महत्व के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे पहले इसमें जो है 19 जुलाई 1969 को, है ना, 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी के समय। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो है ना बेंगलुरु में मुख्यालय। अभी आपने चंद्रयान 3, आदित्य जो है L1, ये सब भी देखे हैं। तो ये इसरो की स्थापना 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध, है ना, जो अभी आपने एक पिक्चर देखा होगा भुज, उसमें ये दिखाया है ना। तो भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ये बांग्लादेश के मामले पे 1971 में लड़ा गया। तो ये भी आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही लड़े गए। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। योजना आयोग की गठन कब हुई थी? 1950 में। समाप्ति कब हुई? 2015 में। अध्यक्ष कौन होते थे? PM। अब क्या योजना आयोग है इंडिया में? नहीं, अब तो योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग है। और नीति आयोग के बारे में आज ही की जो सवेरे वाली वीडियो थी उसमें विस्तृत जानकारी दे दिया हूं बंधु, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण के विनिर्माण तथा बिजली निर्माण के क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अभी मैं इकोनॉमिक्स को ले रहा हूं, आगे आगे आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे, है ना। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाता है विनिर्माण और बिजली निर्माण। द्वितीय क्षेत्र मतलब निर्माण क्षेत्र को कहते हैं, इसे विनिर्माण भी कहते हैं, निर्माण भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को, ठीक है। प्रथम क्षेत्र को जो है कृषि सेक्टर, है ना, कृषि सेक्टर, है ना। और जो थर्ड सेक्टर होते, तृतीय सेक्टर जो होते हैं उसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे इतना ही अगर आप जानकारी रखें तो आप अंदाजा लगा लेंगे एग्जाम के अंदर, है ना। तो जो बिजली उत्पादन वगैरह है ये सेकेंड सेक्टर में आ जाएगी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में कृषि आ जाएंगे, खनन आ जाएंगे, माइनिंग, वानिकी, मछली पालन, ये सभी जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। यूं कहे कि जो प्रकृति के सीधा इस्तेमाल आप कर लेते हैं प्रकृति में उपस्थित चीजों को, तो उसे प्राथमिक सेक्टर में आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय सेक्टर मतलब जिसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती हो, है ना, कच्चे माल से प्रोसेस्ड करके जो है फाइनल चीज को तैयार किया जाता है, वो द्वितीय सेक्टर में आते हैं। जैसे कोई भी कंपनी वगैरह, ऑटोमोबाइल, है ना। इसके अलावा उद्योग, लोहा उद्योग और भी बहुत सारे चीज जो भी आपके मतलब प्रोसेस करके बनाया जाता हो, द्वितीय सेक्टर में आप आ सकते हो। इसके अलावा एक सेकेंड, तृतीयक सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आप बैंक, संचार, परिवहन इत्यादि जो भी आपको सेवा पहुंचाता हो, जो भी आप फैसिलिटी लेते हैं उसके एवज में हम जो है मतलब पे करते हैं, तो ऐसे सेक्टर को आप तृतीयक सेक्टर में ला सकते हो। इसके अलावा बजट 2023-24 में रक्षा पर कुल कितने वित्तीय आवंटन दिया गया था? आज मैंने सवेरे आपको बताया था कि बजट में सबसे ज़्यादा जो है इस बार का आपका जो खर्च है ब्याज अदायगी पे होता है, और ये हर बार की होती है। अब आवंटन से आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो रक्षा पे आवंटित किए गए हैं 5.94 लाख करोड़ रुपए, ठीक है भाई। बजट 2023-24 में सबसे बड़ी आवंटन ब्याज अदायगी का है, यहाँ पे ये बात को रिपीट कर रहा हूँ। इसके अलावा 2023-24 में बजट को सप्तर्षि नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन फिर से आएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये अमृत काल का प्रथम बजट है। और अमृत काल जहाँ रेलवे के इंजन पे जब आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं देख सकते हो भाई, है ना। तो ये अमृत काल का प्रथम बजट है। इसमें 7 बेसिक तथ्यों पर ध्यान दिया गया है, इसीलिए इसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। सवेरे वाली वीडियो में इन सभी का नाम भी मैंने दर्शा दिया था इमेज के माध्यम से, देखिएगा। भारत के प्रथम बजट पेशकर्ता कौन? षणमुखम शेट्टी। इसके प्रतिमा का अनावरण जो है पीयूष गोयल ने कमटूर में किया है। तो ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपसे पूछता है भाई स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कौन किया, महाकाल कॉरिडोर का अनावरण कौन किया, है ना, जो गुवाहाटी में एम्स बना है उसका अनावरण कौन किया, बिलासपुर में एम्स का अनावरण कौन किया, मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा का अनावरण किसने कौन किया। तो भाई इतने चीज पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है राष्ट्र हित के व्यक्ति रहे षणमुखम शेट्टी। ये पहली बार बजट पेश किए थे स्वतंत्र भारत में। इसके अलावा भारत के वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, जैसा कि आप जानते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना निम्नलिखित में से किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है? अब मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य याद रखने से खाली काम नहीं चलती है। मौलिक कर्तव्य के जो इंटरनल भाग हैं, जो 11 अलग अलग तथ्य दर्शाए गए आर्टिकल 51 के
ए के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। मोटे मोटे सभी याद नहीं करना है, एक आपका याद रखना है जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों की रक्षा करना है ये वाला, पर्यावरण की संरक्षित रखना है ये वाला, अखंडता एकता संप्रभुता की रक्षा करना है ये वाला, राष्ट्र ध्वज की सम्मान करना है ये वाला कम से कम है, और एक शिक्षा वाला लास्ट वाला। तो लास्ट वाला याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट वाला शिक्षा वाला ही ऐड हुआ है आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो तो ऐसे ही ऐड याद है। बाद बाकी जो हमने कहा उसे जरूर याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। 51A के ए में क्या है? संविधान का पालन करना तथा उन्हें आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान आदि का सम्मान करना। 51 के ए के बी में क्या है कि उन महान आदर्श वाक्यों को संयोजना जिन्होंने हमें देश प्रेम के लिए ओतप्रोत या देश भावना जगाया हो मोटे मोटे तौर पे। 51 के ए के सी में है अखंडता एकता और संप्रभुता की रक्षा करना, है ना। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहना। ये आप सरकारी नौकरी में आएंगे तो एक परफॉर्मा होता है, वहां पे लिखा के लिया जाता है आपसे। इसके अलावा 51A के जी में जो है ये आपका पर्यावरण, झील, ये सब जो भी मतलब नेचुरल चीज है उनकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, है ना। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये आपको आर्टिकल 49 में भी मिलेगा डीपीएसपी के तहत, और यहाँ भी मिलेगा। तो ये सब कुछ एक बातें जो है मौलिक कर्तव्य से ध्यान रखेंगे। बाद में कि इसके थ्योरेटिकल नॉलेज में आएंगे तो ये कब आया संविधान के अंदर, कैसे आया, चूंकि संविधान से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके बिहार के एसएससी, बिहार के कोई भी एग्जाम में आता है जी, ठीक है। तो संविधान को भी अच्छे से रीड करेंगे, पॉलिटी को, ठीक। वैसे पॉलिटी मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया है आपको, आर्टिकल अलग पॉलिटी अलग, तो उससे काफी ज्यादा जो है आपको कवर हो जाएंगे। फिर भी मैं ये क्रैश कोर्स के तौर पे ही प्रैक्टिस सेट लॉन्च करता हूँ, जिससे आपको कम समय में अधिक बेनिफिट दिलाता हूँ एग्जाम के अंदर। बाद बाकी तैयारी तो आप भी कर रहे ही होंगे, है ना। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे प्रारंभ किया था। शुरू में जो है 10 प्रकार के जो है ऐड किया गया था, लेकिन 11वां आया कब? आपका 2002 में, है ना। ये आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना। उनके जो पालनहारा है, पेरेंट्स हैं, उनकी कर्तव्य होगी, है ना। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार का जो व्यवस्था है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51 के ए में भाग 4 के ए के अंतर्गत रखा गया है, जो वर्तमान में 11 है। और ये 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं आपके सामने पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा पीडीएफ जब आप लीजिएगा। इसके अलावा 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके अनुयायी द्वारा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को, है ना, जेम्स स्कॉट के बजाय गलती से मार दिया गया था? ठीक है, देखिए ये मारना किसी और को चाह रहा था, लेकिन वहां पे जेम्स स्कॉट के बजाय जो है जॉन सॉन्डर्स को मार दिए थे। भगत सिंह और उनके अनुयायियों के द्वारा जो है उनको हत्या कर दिया गया था। तो जॉन सॉन्डर्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका, ये भी क्वेश्चन एसएससी तक भी आती है ना। तो ये 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त उनके साथ विद्यमान थे, तो ये भी पूछा जाता है कि उनके साथ और कौन थे। इनके अलावा भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली, ये भी पूछा जाता है 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह नौजवान सभा का गठन कब किए थे, तो 1926 में किए थे। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नौजवान सभा की गठन जो है भगत सिंह 1926 में किए थे। और हसरा से पहले मैंने एक एचआरए आपको यहाँ पे ड्रॉप किया है, क्योंकि इसमें भगत सिंह साहब का जो है ज्यादा मतलब नहीं है इससे इनका, है ना। लेकिन हसरा का जो नामकरण है ये भगत सिंह साहब ने ही किया है, ठीक है। ये हसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का छोटा फॉर्म है। ये 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अपने अनुयायी के ही या नौजवान सभा के जो है अन्य सदस्यों के सहमति से एचआरए का नाम बदल के हसरा कर दिया था। लेकिन मैंने पहले एक क्लास में आपको बताया है कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हसरा के नामकरण HSRA, हसरा के नामकरण का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो आंसर आप दीजिएगा चंद्रशेखर आजाद साहब। इन्होंने भगत सिंह साहब को बताया था, लेकिन नाम परिवर्तन करने का श्रेय एचआरए से हसरा भगत सिंह साहब को जाता है, जो दिल्ली में किए थे 1928 में, ठीक है। एक एक बात ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में ही आया हुआ है। इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों हूं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक तो कई सारे लिखे, एक उच्च क्वालिटी के राइटर भी थे इन्होंने, है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं भी लिखा है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। और लॉर्ड मेयो की हत्या एक अंग्रेज है, इनकी हत्या अंडमान में हुई थी। ये अलग से HCM के एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या कर दिया था, तो आज
बाद जितने भी अंग्रेज मरे सबकी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ ये अंग्रेज को मरने वाला एक और कांड है, चौरा चौरी हत्याकांड, है ना, 1922 में। इससे असहयोग आंदोलन बंद किया अब हो गया था। एक आपका बंगाल में काल कोठरी की घटना, आपसे पूछा जाता है कि ये काल कोठरी की घटना कहाँ पर घटी थी, तो आप बताएंगे बंगाल के अंदर घटा था। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। तो ये सभी जो है अंग्रेज वाली मरने वाली जो है यहाँ पे आपको बताया हूँ। एसीसी सीमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? अब पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिलता है, एक एसीसी पूछता है, एक एमआरएफ पूछ देता है, एक सेल पूछता है, एक आपका टिस्को पूछता है ना, इन सब की स्थापना पूछता है। अरे भाई जो चीज अभी चल रहा है उसको ठीक है कि जन मतलब सार्वजनिक है, जैसे इरडाई वगैरह, ये सार्वजनिक है तो चलो इसकी समझ में आता है, इसरो को समझ में आता है, डीआरडीओ को समझ में आता है, लेकिन ये सब क्यों पूछते हैं? लेकिन पूछते हैं तो अपने को जवाब देना पड़ेगा। तो एसीसी सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 में हुआ था। ऐसे याद रख लेंगे कि जो बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ था ये 1936 में ही हुआ था। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म होता है एसीसी सीमेंट का, आज भी चलता है ये, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, है ना। सबसे पहले सीमेंट के आविष्कारक कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप बताइएगा। जोसेफ आस्पदीन, है ना, जोसेफ आस्पदीन जो है ये सीमेंट के आविष्कारक थे। सबसे पहले इंग्लैंड में सीमेंट बनाया गया, पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया गया। तो ये सब कुछ एक बात है, ध्यान रखिएगा सीमेंट के बारे में, है ना। सीमेंट के इंडिया में प्रोसेसर राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि सीमेंट के जो है बढ़िया उत्पादन करने वाला राज्य है। इनके अलावा टिस्को की स्थापना आज मैंने पहले वीडियो में पूछा था, लेकिन बहुत कम बच्चे ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं ये बताना पहले से ही बता रहा हूँ भाई। जिस प्रकार से एनालिसिस के दौरान आप मुझे पसंद करने लगते हो, अगर आप क्लास के दौरान पसंद करने लगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1907 लिखेगा, 60 लिखा गया है। 1907 जमशेदपुर में हुआ था। इनके अलावा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, आपको जिस दिन लग जाएगी मैं फालतू की चीज पढ़ाता हूँ उस दिन छोड़ दीजिएगा पढ़ना मेरे से भाई। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी बात ही नहीं करूंगा कि जो आपकी एग्जाम लायक ना हो। एक भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में नहीं आई हो और आगे आने की संभावना नहीं हो, है ना, वही बात लिखूंगा जो एग्जाम में आती है और आएगी। ठीक है, तो बीएसई मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था। इसको रिलेट कर लेंगे हम आर्य समाज के साथ। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही हुआ था, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ध्यान रखेंगे, और मजे की बात है कि वो भी बम्बई में ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये बिहार के बरौनी में है। बरौनी से आप चले जाएंगे उधर कटिहार के तरफ गाड़ी मिलेगा, उधर समस्तीपुर के लिए गाड़ी मिलेगा, इधर आपका मुजफ्फरपुर के लिए मिलेगा, और सिमरिया पुल पार करेंगे तो इधर आपको पटना के लिए गाड़ी मिलेगा। तो यहाँ से आपको हर दिशा की गाड़ी मिलती है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये आपका 1964 में सोवियत संघ के मदद से लगाया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगे को, कौन सी भूकंपीय तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? तो ये एल तरंग को, जिसे हम लव तरंग भी कहते हैं, तो इस तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, भूकंप के दौरान आपके 3 प्रकार के तरंग जो है आपका निकलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल, पीएसएल तरंग निकलता है ना। इसके अलावा, है ना, ये जो आपका निकलता है तीनों, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं। मैंने पहले 57 वाले में भी ये बताया था और एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहेंगे। पीएस और एस तरंग दोनों दिशा में अर्थात तो ऊपर नीचे समान कंपन करते हैं, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, है ना। लेकिन जो एल तरंग है ये सिर्फ आपका नीचे की तरफ ही गति करता है। कहाँ गया? यहाँ। एल तरंग जो है सिर्फ नीचे की तरफ ही गति करते हैं, इसीलिए इसे पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। अब चाल की बात करेंगे, वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा तेज पी चलता है, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे स्लो में चलता है आपका एल तरंग। लेकिन एल तरंग सबसे घातक होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, आप जानते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के नीचे से होगी कहीं ना कहीं, तो जो पॉइंट से होता है उसे हम हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। लेकिन मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, ये इंटरनल पार्ट है, और ये पृथ्वी जिस पे आप ये राम खड़ा है, और यहीं पे भूकंप की झटका लगा, राम उड़ गए, है ना। तो ये जो आपका झटका लगा है ना, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ईपी सेंटर कहते हैं इसे, या अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, और जहां से ये उत्पत्ति हुई थी ये हाइपोसेंटर है या फोकस है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा भूकंप को सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल आदि के प्रयोग करके जो है इसकी तीव्रता की वैल्यू निकाली जा
जाती है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेपाल के भूकंप आपको याद होगा, और अभी भी सीरिया वगैरह में आया हुआ था। ऑपरेशन दोस्त जो है हमने चलाकर वहाँ पे सहायता पहुँचाए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त जो है भारत के द्वारा सीरिया में आए तबाही में तूफान मतलब सहायता पहुँचाने के नाम को मतलब सहायता पहुँचाने वाले मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन गंगा आप समझ ही गए, ऑपरेशन कावेरी भी चला है। ये सब कुछ ऑपरेशन है, जरूर ध्यान रखिएगा। जातिगत जनगणना 2023 बिहार में कराए गए। तो इस प्रकार जो जनगणना कंडक्ट कराए गए तो बिहार आपका प्रथम राज्य बना, हालांकि विवादित रहे लेकिन प्रथम राज्य बना, है ना। तो इसमें जो अनुसूचित जाति है SC, इनके प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। बिहार के आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे बताओ तो अपनी सिग्नेचर करूँ। 100% ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये वाली जो डाटा आपके सामने है यहाँ से, ठीक है। तो 19.65% आपके SC जनसंख्या है। बिहार के 63% से अधिक जनसंख्या सिर्फ 2 ही कैटेगरी के हैं, यानी EBC और OBC। ठीक है, EBC चलता है बिहार में और OBC। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका जो है कहा जाएगा कितने, है ना, लगभग 63% जो है आपका आ जाएगा। ठीक है भाई। अनुसूचित जाति का जो है आपका 19.65%। इन तीनों को ही जोड़ देंगे तो 63 और 10 73 और 9 3 12, है ना, 82-83% तो यही हो गया। बाद बाकी शेष जो है अन्य आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। ये आपका जातिगत जनगणना का आंकड़ा है। इसके अलावा बिहार में यह जातिगत जनगणना कितने चरणों में कराए गए? आने वाले समय में तो 2 चरणों में। आपको याद होगा जनगणना 2011 भी 2 चरणों में ही कराए गए थे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जनगणना हेतु प्रकरण को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था, जिससे अनिवार्य कर दिया गया था, आपको जवाब देना होता था। ठीक है, 17 प्रश्नों का। इसके बाद जो है फिर आपका ID वगैरह के आधार पर द्वितीय चरण में जनगणना जातिगत जनगणना का निष्कर्ष निकाला गया, इसीलिए 2 चरण में करे गए। इसके अलावा अब यहाँ पे भारत के प्रथम स्टेट जो अपनी अपनी रिकॉर्ड कायम किया है, इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। प्रथम जैविक राज्य आपका सिक्किम बना था। प्रथम डिजिटल राज्य आपका केरल बना था। प्रथम डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर बना था। सबसे क्लीन शहर का दर्जा इंदौर को दिया गया है लगातार 6 टाइम, है ना। नीति आयोग के EPI इंडेक्स में टॉप स्थान तमिलनाडु को मिला है। पेपरलेस विधानसभा वाला प्रथम राज्य नागालैंड रहा है। डिजिटल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। बच्चों के लिए बजट में राशि आवंटित करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल यहाँ पे लिख देते हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान रहा है ना। तो ये सब जो है कुछ एक बातें जो राज्य के मतलब प्रथम बार हो रहा है, जैसे आपने देखा कि बिहार में जाति की जनगणना प्रथम बार हो रहा है, तो ये सब ध्यान रखेंगे, काम आएगी। इसके अलावा किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है? हिमा दास को। हिमा दास भारतीय राज्य असम के रहने वाली है। एक मीराबाई चानू का पेशा पूछता है तो वेट लिफ्टिंग है। आज हमने एक और चानू बताया था आपको, आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक जो है संजीता चानू भी है, मीराबाई चानू भी है ना। इसके तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से है, और आज जो हमने चानू बताया था सवेरे दिन वाली वीडियो में, वो जो है हॉकी से है। तो आप लोग का नाम अगर याद हो तो बताइएगा। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं PT उषा, इसको पयल्ली एक्सप्रेस उड़न परी गोल्डन गर्ल कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखना है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है? तो PT उषा है। ये पहली बार है कि कोई महिला अध्यक्ष है, तो इस लिहाज से ये भी क्वेश्चन भी आए हैं। इसके अलावा ये पहला अवसर है कि जब कोई खिलाड़ी को जो है यहाँ पे तैनात करा गया है। इसके अलावा गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। भारत में हैट्रिक टेस्ट क्रिकेट के अंदर लेने वाला प्रथम खिलाड़ी हरभजन सिंह है। अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है। एक टेस्ट पारी के 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है अनिल कुंबले के नाम है। पहला जो है ये भी क्वेश्चन रेलवे में आता था, तो रेलवे में एक क्वेश्चन पूछता था कि सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट किसने लिया? जिम लेकर। दूसरा खिलाड़ी बने अनिल कुंबले, और तीसरा खिलाड़ी पिछले साल एजाज पटेल न्यूजीलैंड बना था कि टेस्ट क्रिकेट की एक पारी के 10 विकेट हड़प लिए थे। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं। कपिल देव इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया
था। भरोसेमंद और चाइना का दीवार, ये राहुल द्रविड़ को कहते हैं। राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय टीम के हेड कोच हैं। इसके अलावा यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है, डॉट 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 बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? नाम से स्पष्ट है, दीर्घकाल तक रहती है, दीर्घकालीन बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण जो आपका बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है, इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में आप व्यक्त करेंगे तो बाजार में आए मंदी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। दोनों बात ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति जिसमें आवश्यकता से अधिक आदमी को रोजगार दिया जाता है जो वास्तव में वह आदमी बेरोजगार हो रहा होता है, तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए कि एक कंपनी जो है 10 बुक जो है रोजाना प्रकाशन करता है ना, और इसमें जो है 30 आदमी को लगाया है। एक आदमी की क्षमता एक बुक कर सकता है कि एक आदमी जो है एक बुक का प्रकाशन कर सकता है, तो उस हिसाब से तो प्रोडक्शन 30 होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी की क्षमता ही 10 है, ये मजबूरी में चला रहा है और आदमी को कितना लगा रखा है? 30। तो ये आदमी तो वास्तव में बेरोजगारी है क्योंकि अपनी क्षमता का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी की संज्ञा दी गई है। प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ होता है। इसके अलावा वर्ष के कुछ निश्चित समय अंतराल पे आने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये खेतिहर वाले इलाके में आएंगे, आपको फिक्स टाइम होती है इसकी। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी एवं विस्तार के कारण जो रोजगार चली जाती है और उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम टेक्निकल बेरोजगारी कहते हैं, तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आप आजकल वेंडिंग मशीन काफ़ी चल रही है, आजकल आपने टिकट वाला मशीन भी देखा होगा। और टिकट वाला मशीन हमने दानापुर जैसे रेलवे स्टेशन है ना, दानापुर जो है पैसेंजर के लिहाज से बहुत बड़े रेलवे स्टेशन आप नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर भी हमने आप जो है, मैं अभी गया था पिछले साल, तो वहां पे टिकट वाला मशीन था, ATVM मशीन, ठीक है। तो इससे जो आदमी की रोजगार चली जाती है, तो ऐसे रोजगार उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? टेक्निकल बेरोजगारी। इसके अलावा भारत में रोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा, और भी है, ज्वाइंट फैमिली वगैरह भी है ना, अशिक्षा भी हो सकता है। इसके अलावा भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? ये पॉइंट आपका VVI रहेगा, आप IAS के भी एग्जाम देंगे वहां पर भी रहेगा ये VVI। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो गरीबी रेखा का निर्धारण करते हो, BPL सूची जारी किया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा डिक्लेयर किया जाता है, तो ये गरीबी रेखा का जो है डाटा कौन देता है कि भाई ये इतने गरीब इतने अमीर, है ना। तो ये जो आपका गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, ये सबसे पहले NSSO यानी नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जो है आपका डाटा लिया जाता है और इस डाटा के तौर पे नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डच धातु का निर्माण किन दो धातु के मिश्र धातु किन दो धातु के मिलने से होती है, क्योंकि डच धातु मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये तांबा और जस्ता, जिसे आप पीतल कहते हैं, समझ लीजिए डच धातु है ना। डच धातु जो है पीतल और जस्ता के मिश्रण से ही बनते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलेगा? लोहा, क्रोमियम और निकेल मिलेगा, है ना, जिससे ब्लेड वगैरह बनते हैं। स्टील मतलब होता है धब्बा, दाग जिसपे नहीं लगते हैं साधारण वे में, तो उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जैसे ब्लेड जब तक आप पानी वगैरह नहीं लगाओगे, है ना, तब तक उसमें जो है दाग नहीं लगता है, देखे होंगे। इसके अलावा जर्मन सिल्वर, है ना, इसमें क्या रहता है? तांबा, जस्ता और निकल रहता है। सीसा पेंसिल का निर्माण किससे होता है? ग्रेफाइट से होता है। ये कार्बन के अनुरूप है और ये जो है अपवाद है, क्योंकि कार्बन विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। और इसका निर्माण सीसा पेंसिल बनाने में होता है। जो बच्चे लोग कागजिया से लिखते हैं, उसका जो है आपको एग्जामिनर सीसा पेंसिल लिख के देगा और पूछेगा इसमें सीसा का कितना प्रतिशत, तो बताइएगा 0%। इसके अलावा ड्यूरेलेमीन का निर्माण एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन इत्यादि से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में जो प्रवाहित गंगा नदी का अंतिम सहायक नदी कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर है महानंदा। आपके सामने बिहार का ये ग्राफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में प्रवाहित ये जो नीली धारी है ना, हालांकि इसका उद्गम बिहार के भारतीय मतलब भूभाग से बाहर हो रहा है, लेकिन यह बिहार के बाहर आके मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में आके मिल रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की अगर गहराई में जाएंगे वह शब्दों में, तो यहाँ पे लिखा है कि बिहार में प्रवाहित गंगा नदी का अंतिम सहायक नदी, तो प्रवाहित मिलना नहीं कह रहा है, ठीक है, तो महानंदा हो जाएगा। कई दफा हम इतने ही चीज में जो है घूम के जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है बहुत हाई और बहुत लो नहीं पूछते राज्य सरकार, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आपको जो है गलती हो जाएगा आता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इस
प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में आके मिल रहा है आपका महानंदी नदी, लेकिन बह के आया हुआ है बिहार से। और ये बिहार से इस नदी को देखिए तो इसके एवज में आपके नक्शा में ये आगे दिख रहा है, मतलब अंतिम प्रवाहित नदी बिहार से जो गंगा की सहायक नदी है, तो महानंदा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके बिहार को जो है गंगा नदी दो भागों में बांटता है। यह मोटा वाला जो नीला डॉट देख रहे हैं ये गंगा नदी है, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार है ये, है ना। इसके अलावा बिहार की सीमा दक्षिण में झारखंड, इसके अलावा पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से टच होता है। इन सभी को टच होने वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट है पहले क्लास में हमने बता दिया था। इसके अलावा ये बिहार के जो दक्षिणी यहाँ पे है ये वाली इलाका जो है, यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी है इसका नाम भी बदल जाता है, कैवाल मिट्टी वगैरह कहे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे एक पूछता है कि कोसी नदी कहाँ मिलता है, तो कटिहार में आके मिलता है। ये रहा आपका कोसी नदी। ठीक है, तो ये कटिहार में आके मिलता है, जगह का नाम हमने बता रखा था कुर्सेला। और एक आपसे और पूछता है गंगा की प्रमुख सहायक नदी सोन, तो सोन नदी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सोन नदी आपको यहाँ पे मिलेगा पटना और आरा के बीच में। ठीक है भाई। इसके अलावा वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, इनका क्रमांक क्या है, कौन से क्रमांक के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये 14वें क्रमांक के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल पद पे आसीन थे। तो ये बात आप जानते ही होंगे। बाद में वहाँ पे बोस साहब को जो है एज ए राज्यपाल डिप्यूट किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में धनखड़ साहब विपक्ष में मार्गरेट एल्वा के खिलाफ जो है उम्मीदवारी के लिए खड़े थे, तो धनखड़ साहब जीत गए, मार्गरेट एल्वा को जो है विजय नहीं मिला। इसके अलावा भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो हमारे देश के सेकेंड राष्ट्रपति भी बने आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। इनके अलावा प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। तो उस समय क्रम बहुत अच्छा है, एक बार अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और ये सब जब याद हो जाएगा तो आपको जब कथन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन से तीसरे राष्ट्रपति थे, कौन से चौथे थे, तो वहां पे आप आराम से जो है ऑप्शन छांट के बना सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, ये देश के 15वीं राष्ट्रपति, सेकेंड महिला राष्ट्रपति, प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति, इस प्रकार से आप इन्हें समझ सकते हैं। इसके अलावा भारत में उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 कहता है। आर्टिकल 64 कहता है कि यही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में पदेन सभापति के तौर पर कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसी कारणवश, चाहे तो मृत्यु हो गई हो, देश से बाहर गया हो, तो उस समय जो है प्रभार में कौन रहेंगे, तो उपराष्ट्रपति ही रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में, इंपॉर्टेंट है एक बात, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे तो निर्वाचित हो चाहे तो मनोनीत हो। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आज ही तैयारी कर रहे हैं, तो निर्वाचित मनोनीत में थोड़ा सा फर्क होता है। अब तो लोकसभा में ये झंझट है ही नहीं, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन की डिप्यूट थी राष्ट्रपति के द्वारा 2 व्यक्ति को, है ना, तो ये तो समाप्त ही कर दिया गया। तो अब जो मनोनयन के काम होता है ना, ये सिर्फ राज्यसभा में होता है 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इनके अलावा भारत के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दी जाती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की क्वेश्चन है ना। आपने बिहार को भी कई बार आपने सुना होगा, विशेष राज्य के लिए जो है ये कर रहे हो, मतलब, है ना। तो ये जो विशेष राज्य की दर्जा मिलते हैं ये गार्डगिल फार्मूला के आधार पर दिया जाता है। अब जिससे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हो जाती है, ऐसे स्टेट को क्या बेनिफिट मिलती है, तो ऐसे स्टेट को बेनिफिट मिलती है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय आवंटित राशि दी जाएगी उसमें 90% अनुदान समझा जाएगा और 10% कर्ज समझा जाएगा। तो ये है बेसिक फर्क, है ना। मतलब चुकाना कुछ नहीं है, खाली खाना है अगर आपने वित्तीय विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया तो। इसके अलावा देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है, ठीक है, तो ब्राह्मणी
ब्राह्मणी लिपि से हुआ है आपका देवनागरी लिपि का जन्म, है ना। ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखे जाते हैं, तो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, और खरोष्टी लिपि तो ये दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। जैसे उर्दू आप लिखते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, और हम लोग जो लिखते हैं कैसा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, मतलब हमें अभी जो लिख रहे हैं, है ना। तो ये जो है खरोष्टी ब्राह्मणी लिपि आप जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे याद रख लीजिएगा, खरोष्टी लिपि को उर्दू से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अशोक के शिलालेख अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मणी सब में मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत पूर्व में स्थित कौन से 2 बैंकों का विलय किया गया, कितने बैंकों का विलय किया गया, ऐसा लिखा है कि हाँ कितने बैंकों का विलय किया गया, तो 2 बैंकों का। ये 2 बैंक कौन कौन से हैं, आपने 1880 4 को 2 पे जब फोन लगाओगे तो सबसे पहले पूछता है आपको पंजाब नेशनल के लिए 1 दवाएं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए 2 दवाएं, है ना। तो पंजाब बैंक नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक इन दोनों का विलय हो गया है, तो 3 गो बैंक मिला के एक बैंक बन गया पीएनबी, ठीक है। इसीलिए पीएनबी जो है इंडिया का पीएसयू वाला यानी सार्वजनिक क्षेत्र के सेकंड लार्जेस्ट बैंकिंग व्यवस्था है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद इंडिया में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, तो सबसे बड़ी बैंक आप इसे नहीं कह सकते, ठीक है भाई। अधिकांश बैंकों के विलय हो जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के जो है मात्र 12 बैंक ही शेष बचे हैं, हाँ, लेकिन आरबीआई को बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता बैंक जरूर कहा जाता है। इसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में हो गया है। सिंडिकेट बैंक का लोगो किसी को याद हो तो बताना भाई। सिंडिकेट बैंक का जो लोगो है ना, कुत्ता हुआ करता था, कुत्ता, है ना। मुझे तो नहीं बनाने आएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग आपको पता होगा, है ना। तो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है ये केनरा बैंक में हो गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हो गया है। तो अधिकांश बैंकों के विलय होने के बाद अब हमारे पास कितने हैं टोटल सार्वजनिक एरिया के बैंक 12। पब्लिक सेक्टर की बैंक कौन कौन से होते हैं, सॉरी प्राइवेट बैंक कौन कौन से होते हैं, जैसे ICICI है, HDFC है, एक्सिस बैंक वगैरह, ये सब क्या है प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपसे पूछा जाता है 1955 में इंपीरियल बैंक का जगह लिया था। इंपीरियल बैंक 1921 में बने थे। आरबीआई की बात हुई थी तो आरबीआई 35 में बने थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण 49 में करा गया था, है ना। इसके अलावा महाजनपद काल में बज्जी की राजधानी कहाँ थी, बज्जी की राजधानी वैशाली है, चूंकि बिहार की जगह है तो इसे हम दर्शाना पड़ेगा। हम बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे मैंने रखा है, हालांकि एक्स्ट्रा फैक्ट में और भी जनपद आप देखेंगे। 6ठी शताब्दी पूर्व में 16 महाजनपदों का विस्तार था। इन 16 महाजनपद का विस्तार आप अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में पाएंगे। इसके अलावा काशी की राजधानी कहाँ थी, तो बनारस, वाराणसी। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सबसे अधिक उपदेश यही श्रावस्ती में दिए थे। राजा प्रसेनजीत, है ना, उंगलीमाल डाकू का कहानी आपने सुना होगा, ये श्रावस्ती, है ना। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे उस समय जब अंगुलीमाल आए थे, है ना। तो यहीं पे सबसे ज्यादा आपका उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। दोनों 100 से है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना। इसके अलावा मगध की राजधानी राजगीर या गाजगीर को ही गिरिब्रिज भी कहा जाता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। तो ये सब कुछ बात ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध की जो अंतिम समय था ये मल्लों के संरक्षण में ही गुजरे थे, इसीलिए मृत्यु का स्थल कुशीनगर है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का गैप होने के बाद उनके समय में कितने गैप हो जाते हैं, तो 4 मिनट का गैप हो जाते हैं। ये कोई नवीन क्वेश्चन नहीं है, समझने वाली क्वेश्चन है और समझ लीजिएगा तो काम आएगी। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है ना। इसके अलावा 180 को आप गुना कीजिए ना, 180 को 4 से गुना कर दीजिए, 18 चौका 72, 720 मिनट। 720 मिनट को आप कीजिएगा ना तो मेरे ख्याल से 12 छक्के 72, 12 घंटा हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से खींचे गए हैं, तो बताइएगा, जो ग्रीन बीच से खींचे गए हैं, और ये ग्रीन बीच नामक स्थान कहाँ पे है, ब्रिटेन में है ना। प्राइम मेरिडियन रेखा को हिंदी में मुख्य मध्यायन रेखा भी कहा जाता है ना। भारत के संबंध में ग्रीन बीच के संबंध में भारत से जो रेखा गुजरती है तो भारत कहाँ स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 4 से गुना कर दीजिए, है ना। 8 चौका 32, 320 और हाई चौका 10,
तो 330 हो जाएगा। 330 मिनट का मतलब है 56 5 घंटा 30 मिनट, इसीलिए अपना IST और GMT में जो है 5.5 घंटे का अंतर है, यानी ग्रीनविच से हमारा समय 5.5 घंटा आगे चलता है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जैसा कि नक्शा पे अगर आप सीधे खींचे गुजरात को पकड़ के तो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार से जो है कर्क रेखा आपको 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा किसे कहते हैं बता ही दिए थे कि भूमध्य रेखा के इस छोर में 23.5 डिग्री ये है कर्क रेखा, है ना, नॉर्थ, और मकर रेखा 23.5 डिग्री, है ना, साउथ को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में घटित होने वाली प्राकृतिक घटना तथा उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान कीजिए, आपके सामने है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा कहाँ पे होगी, तो ये होगी पंजाब और उत्तरी पश्चिमी भारत में, हरियाणा, पंजाब वगैरह में, ठीक है। आम्र वर्षा या चेरी ब्लॉसम ये कहाँ पे होगी, तो ये दक्षिणी भारत में होगी, केरल और कर्नाटक में, कॉफी सावर भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लू कहाँ पे आएगी, तो ये राजस्थान में गर्मी के दिनों में मार्च से जून के बीच में आएगी लू, इसे उत्तर पश्चिम भारत इसे भी कह सकते हैं। इसके अलावा काल बैसाखी कहाँ पे आएगी, बंगाल या फिर बंगाल के आसपास क्षेत्र जो उड़ीसा वगैरह है, झारखंड वगैरह है, वहां पर भी इसकी असर देखने को मिलेगी। तो ये आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन काफी आते हैं, इसीलिए मैंने रख लिया है। चेरी ब्लॉसम जो है ये क्या है, ये त्वरित झाझाओं के साथ आने वाली मानसून से पहले की बारिश है, प्री मानसून बारिश है। ये सभी के सभी जो आपने चारों देखा ये सभी प्री मानसून बारिश है, लेकिन कुछ दुखदाई है कुछ सुखदाई है। जैसे जो बंगाल में काल बैसाखी आती है ये दुखदाई है, और लू इससे हटके, भाई लू तो हवा है, गर्म है ना। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में पंजाब हरियाणा में वर्षा होती है, जो रबी के फसल को फायदा पहुंचाता है। लौटते हुए मानसून में बरसात कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में, इसे अलग से नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे अधिक वर्षा भारत में ही नहीं विश्व स्तर पे मेघालय के मासिन राम में होता है। मासिन राम में 3 पहाड़ी और 3 जनजाति का नाम आपको याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ी भी है और जनजाति समुदाय भी है। मानचित्र पर 2 समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है। जो मानचित्र पे 2 समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कंटूर लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, आइसोहाइट कहा जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पे इसे लिख लीजिएगा, आइसोहाइट कहा जाता है। कहाँ गया, आइसोहाइट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। आइसोहाइट में हाइट मतलब ऊंचाई होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए है, इसीलिए मैंने आइसोहाइट ही बताना है। आइसोहाइप्स जो है ये है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा का जो है खींचने वाली रेखा, दो मानचित्र पे 2 स्थानों को समान ऊंचाई वाला अगर है तो इनको जो रेखा मिलाती है इसे आइसोहाइप्स कहा जाता है। और आइसोहाइट जो हाइट का होना चाहिए वो वर्षा के लिए है, ध्यान रखें। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था। कांग्रेस में आते हैं, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 बंबई में किए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास में किए थे। 3rd अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस ने स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किए थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन JL नेहरू की अध्यक्षता में किए थे, गाना। महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में किए थे बेलगांव में। कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे 1916 लखनऊ अधिवेशन, मजूमदार साहब अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस 2 पार्ट में विभक्त हो गए थे, गरम दल नरम दल 1907 सूरत अधिवेशन, है ना, रास बिहारी घोष के अध्यक्षता वाले बैठक में। एल्केन के समान सूत्र क्या होते हैं, देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये 3 ही है बेसिक फॉर्म वाला जो आपको पढ़ना होता है, आपके पूछे जाते हैं। बाद में उसमें आप जो है कार्बन N की वैल्यू आप फिल करते जाओगे, आपका नाम बदलता चला जाता है, ठीक है। तो जो एल्केन होता है ना ये सबसे पॉजिटिव वाला होता है, CnH2n होता है, +2 होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखा तो C1 दूधना के 4 और H2n +2, ठीक है। तो 1 रखा दूधना 4 तो H4 हो जाएगा, तो C1H4 होता है मीथेन का। फिर 2 रखेंगे तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन। इस प्रकार से आप n का वैल्यू बढ़ाते जाओ, आपको नाम बदलता चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप बेसिक सूत्र याद रखिए, एल्केन का CnH2n +2। एल्कीन एक होता है, एल्कीन ए होता है, एल्कीन इस प्रकार से। तो एल्कीन का होता है कुछ भी नहीं, ना तो प्लस और ना माइनस। आप देख रहे हैं यहाँ पे CnH2n जो है ये एल्कीन का है। और एक होता है एल्काइन,
एल्काइन। तो एल्काइन 5 बार में लिखा गया है, तो जो सबसे लंबा लिखा गया है ना वो माइनस वाला होता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद रखा है, आप भी ऐसे ही याद रखिए। इसके अलावा बेंजीन का समान सूत्र C6H6 षटकोण वाला बेंजीन, ये भी आपके एग्जाम में आता है बेंजीन। इसके अलावा खाने वाला सोडा काफी बार पूछे जाते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आ रहा है मेरे मुंह में, ये NOH होता है, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी बता दी, चलो ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम धोवन सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट खाली कहते हैं, तो Na2CO3 10H2O होता है। तो ये कुछ एक बातें ध्यान रखेंगे। विरंजक चूर्ण आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सबको पहले बता दिया। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होगा? 6.7 से 6.9 के बीच में होगा। अब देखिए आजकल एग्जामिनर एक नया अपनाया है कि एग्जैक्ट आपका पीएच मान नहीं देता है, एक आपका गैप दे देता है कि भाई 2 से 3 के बीच, 4 से 5 के बीच। तो आपको समझना होता है, अगर आपको याद है तो कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। किसी तत्व का पीएच मान यदि 7 से कम है तो ये क्या होगा? अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 होती है तो उदासीन न्यूट्रल होती है, बता चुके हैं। आप एक से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीव्र अम्ल कौन सा होगा? तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा, मान लीजिए वो का पीएच मान है, एक एसिड ए है, इसका पीएच मान है 2, एक एसिड बी है, इसका पीएच मान है 3, तो दोनों में ज्यादा पावर का एसिड कौन है? तो ज्यादा पावर का एसिड ए है। जितना कम पीएच मान उतना पावरफुल एसिड है ना। और एक आदमी का मतलब एक आदमी नहीं, एक तत्व ए है जिसका पीएच मान है 15, और एक तत्व है बी जिसका पीएच मान है 14। तो इन दोनों में ज्यादा अल्कलाइन जो है नेचर का कौन है? तो ज्यादा हो गया 15 वाला। तो क्षार में उल्टा हो जाता है, जितना ज्यादा उतना पावरफुल क्षार। अम्ल में उल्टा उसका विपरीत हो जाता है, जितना कम पीएच वैल्यू उतने पावरफुल अम्ल होते हैं। ठीक है, और 7 तो उदासीन हो जाते हैं। इसके अलावा समुद्री जल का पीएच मान 8.4, शुद्ध जल का 7, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 यानी 2 और 3 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच में, सिरका का पीएच मान 2 से 3 के बीच में, आदर्श मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.2 के बीच में। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक लिपिड कौन सी पाई जाती है? फास्फोलिपिड पाई जाती है कोशिका झिल्ली में। कोशिका में स्थित कोशिका द्रव्य तथा नाभिक को अगर एक साथ मिला लिया जाए ना तो इसे जीव द्रव्य कहा जाता है ना, इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिकाओं में क्या करता है? आकार को बनाए रखने में मदद करते हैं, है ना, नहीं तो सब एक में मिल जाएगा, अलग अलग अंग रहेगा ही नहीं। इसके अलावा पादप कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति क्या करता है? पादपों को स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है भाई। इसके अलावा कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1665, और जीवित वाला का 1674 में ल्यूविन हॉक। ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसे छोड़ा नहीं जाता, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है ना, बाद में कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। कोशिका सजीव जगत की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अलग अलग भाग को अलग अलग उपनाम है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी पुलिस बॉडी। इस प्रकार से जो भी है मैंने पहले ही आपको बता रखा है। कोशिका विभाजन सबसे कम माथा में होता है, ये सब कोशिका विभाजन का बिरचाओं ने देखा है ना। कोशिका विभाजन समसूत्री और सूत्री, ये सभी के सभी मैंने पास्ट वाले क्लास में आपको करा रखा है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन क्या होता है कि किसी देश की मुद्रा का बाहरी वैल्यू कम हो जाना अवमूल्यन है। जैसे अभी आपका डॉलर चल रहा है 80 रुपया, अगर आपको आज अवमूल्यन कर देना, आपकी सरकार आपके मुद्रा का अगर अवमूल्यन कर देगा तो डॉलर का वैल्यू हो जाएगा 150 रुपया, अब सॉरी 80 से मान लीजिए 90 रुपया हो गया, है ना, बढ़ जाएगा मतलब। तो बाहरी स्तर पे आपकी मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी, यानी $1 जितना रुपया का पहले कवर कर लेता था उससे ज्यादा रुपया आप कवर करेगा। तो ऐसे में विदेशी आदमी क्या चाहता है? चलो अभी कम में पैसा में ज्यादा सामान खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है ना, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। हमारा सामान लोग ज्यादा खर्च करेगा क्योंकि उसके कम पैसा में ही ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना, थोड़ा आराम से समझिएगा यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी देश अपनी मुद्रा का जब जानबूझ के अवमूल्यन करता है तो भुगतान संतुलन को जो है बैलेंस करने के लिए करता है। ठीक है, इसमें सुधार लाने के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं मुद्रास्फीति को रिलेट करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुद्रास्फीति काफी बार आपके एग्जाम में आता है। मुद्रास्फीति जो आपका महंगाई के कारण स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या होती है कि यदि लोन आसानी से उपलब्ध होने लगे, मान लीजिए आपने बैंक में गया, लोन दीजिएगा, हाँ ले लो ले लो ले लो, तो 5,000 मांगे 50,000 दे दिया, तो इसमें ज्यादा पैसा आपके जेब में होगा, ज्यादा उड़ा हो गए, है ना। तो सामान तो भाई मतलब उसी रेशियो में आ रही
बारिश जैसा आ रहा था, पैसा आपके पास ज़्यादा हो गया, क्या आदमी का उदाहरण दे रहे हैं, चलिए ठीक है, तो क्या होगा कि 10 रुपये दर्जन केला है, अगर 20 रुपये बोलेगा तो आप ले लोगे, क्योंकि पैसा है ना, जेब में गर्माहट है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, मुद्रास्फीति की जो है उत्पन्न हो जाती है। मैं करेक्शन कर दूंगा, है ना। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या करता है, रिजर्व बैंक कम समय के लिए नोट छापना बंद कर देता है। जब नोट छापना बंद करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास जो है मुद्रा कम जाएगा, तरलता, और तरलता जब कम जाएगा तो लोगों को लोन कम देगा, और जब लोगों को लोन कम देगा या फिर कैश कम रहेगा लोगों के पास, तो पैसे नहीं रहेगा तो खरीदेगा कहाँ, तो सामान का वैल्यू जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक घट जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार बता चुके हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको जो है दिन का क्रम जो है पढ़ने के लिए मैंने बताया था, सबसे छोटा बुध को रखना है, फिर पृथ्वी की बहन शुक्र है तो शुक्र को, 3 नंबर पे पृथ्वी, है ना। उसके बाद जो है आपका दिन के क्रम पढ़ देना है। तो रविवार तो ग्रह होता नहीं है, सोमवार भी नहीं होता है, मंगल होता है तो मंगल ले लेना है पृथ्वी के बाद, है ना। फिर हमें बुध लेना चाहिए, लेकिन बुध छोटा होने के कारण सूर्य के पास बैठा है, तो ये तो पहले ही बैठ चुका है, तो बुध नहीं होगा, तो बृहस्पति ले लेंगे। फिर शुक्र लेना चाहिए, लेकिन शुक्र अपने बहन के पास बैठा है पृथ्वी के पास, तो शुक्र के बाद शनि, और फिर लास्ट में अरुण, वरुण। तो ऐसे याद करेंगे सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार, है ना। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार ग्रहों की घटता हुआ क्रम, तो ये कौन सा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो है आपके मैं करेक्शन कर दूंगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे गर्म ग्रह, पीला ग्रह, ये सब के सब शुक्र ग्रह है। ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिया था, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लमेटर ने दिया था। सूर्य के सबसे नजदीक 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह, दूर के 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह या सबसे नजदीक के 4 ग्रह को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और दूर के 4 ग्रह को बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। सूर्य से हमें ऊर्जा की प्राप्ति क्यों होती है, नाभिकीय संलयन के कारण होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं, ये सब बात ध्यान रखेंगे। खाद्य संरक्षण प्रोसेसिंग फूड हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का। अधिक मेहनत करने के कारण जो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जो गठिया गौट का कारण बनता है। इसके अलावा भोजन के माध्यम से पेट में गए कीटाणु जीवाणु को मारने के लिए पेट यानी जठर रस से जो है शराबित सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl शराबित होती है ना, जिसके कारण हमें जो भोजन जो है शुद्ध पहुंचता है और क्षति नहीं पहुंचता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, सिरका के रूप में, चाइनीज वगैरह खाएंगे तो उसमें सिरका का इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायन कहा जाता था, आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। इसके अलावा नींबू, संतरा आदि खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टो शब्द दूध से जुड़ा, जैसे लैक्टोमीटर से आप दूध मापते हो, है ना। एक बच्चे का दूध आता है लैक्टोज, है ना, लैक्टोस या लैक्टिक, इस प्रकार से बच्चे का दूध का पाउडर आता है, छोटे बच्चे के लिए दवाई दुकान में मिलता है। चींटी, मधुमक्खी के डंक इत्यादि में फॉर्मिक अम्ल, जिसे मेथोनोइक अम्ल, IUPAC नाम है इसी फॉर्मिक अम्ल का, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा घास फूस, पालक वगैरह में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। सरसों के तेल में एरुसिक अम्ल पाए जाते हैं, जो CGL प्रे में पूछा गया था कि सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, विशिष्ट द्योतावाद से संबंधित है रामानुजाचार्य, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ मत है जिनको आपको देखना है कि कौन किससे संबंधित है। अद्वैतावाद से आपका शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद से रामानुजाचार्य, द्वैतावाद से निम्बिकाचार्य, शुद्ध द्वैतावाद से बल्लभाचार्य, है ना। अब ये नीचे के कम है आपके महत्व के, है ना, लेकिन ऊपर के जो 4 हैं काफी महत्व के हैं और राज्य सरकार के एग्जाम में तो इसे खोजते रहते हैं एग्जामिनर। इसके अलावा अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी, 1589 में, ठीक है। अकबर भारत में मुगल वंश के कितना नंबर के शासक, 3 नंबर के, 1556 से 1605 तक। अकबर के काल में भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में बहुत सारे साहित्यिक रचना हुए। इनके काल में जो नवरत्न थे काफी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। इनके काल में अकबरनामा की लेखन हुई अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल भी उनके दरबारी ही थे। इनके अलावा तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारी थे। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं, ये ध्यान रखेंगे, अलग से है, अलग से स्लाइड बनाना चाहिए इसका। इसके अलावा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सकरी में करवाया था, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा तानसेन का जो समाधि है या फिर मकबरा कहिए कहाँ पे है, ग्वालियर के अंदर स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये बात ध्यान रखेंगे। इस युद्ध से पूछा जाता है कि अकबर के साइड से सेनापति कौन थे, तो राजा मान सिंह। इसके अलावा अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट संरक्षक कौन थे, बैरम खान। अकबर के दरबारी को क्या कहते थे, नवरत्न, जो 9 विद्वानों का एक टोली हुआ करता था।
अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र के स्थापित किए गए? 1978 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। और हाल फिलहाल में ही ये क्वेश्चन 100% VVI करके रखेंगे, पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये कौन बने हैं? विनोद चंद्रन साहब साउथ से आए हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। ये देश में बहुत सारे कृषि विद्यालय का एक अंग है। इसके अलावा बिहार बंगाल से 1912 में तथा बिहार से उड़ीसा 1936 में तथा शेष बिहार से उड़ीसा निकलने के बाद भी, है ना, 2000 में झारखंड अलग हुआ। तो इस प्रकार से हम टुकड़े टुकड़े में जीते आए हैं। इसके अलावा गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बिहार में किस नाम से पुकारते हैं? कैबाल, है ना, मैंने इससे पहले भी बताया था शायद। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। लेकिन जो आपने बिहार का नक्शा अभी देखा था, है ना, तो इसके जो गंगा के दक्षिणी भाग है तो यहाँ पे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाए जाएंगे इसे क्या कहते हैं? कैबाल कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टान से होता है। लीचिंग प्रोसेस से जो मिट्टी का निर्माण होता है ये है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में आप कौन से फसल करेंगे? तो कॉफी रबर कर लेंगे, है ना। अलावा मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्युलर एक्ट का समर्थन किसने किया था? पायनियर ने, ठीक है, पायनियर पत्रिका ने। देखिए वर्नाक्युलर एक्ट जो है आपने बता ही दिया था कि रीजनल भाषा में पत्राचार पे जो है पाबंद लगाया था ताकि जो है लोग ज्यादा जागरूक ना हो जाए, है ना। तो ये वर्नाक्युलर एक्ट किसके काल में? लीटन के काल में 78 में आया था। रिपन के काल में इसे समाप्त किया गया था, ठीक है। इसके अलावा भारत का समाचार पत्र पहला कौन सा है? द बंगाल गेजेट, जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड था, है ना। प्रेस की मुक्तिदाता भारत में चार्ल्स मेटकॉफ को, अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को। पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और भारत में जो साहित्य में पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ, सरस्वती व्यास सम्मान इत्यादि, ठीक है भाई। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? प्रवाल का उदाहरण है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कावरती है ना। दुनिया का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। इसके अलावा प्रवाल भित्ति या कोरल लीफ या मूंगे की चट्टान सब एक ही बात है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो समुद्री जीव होता है जो कैल्शियम फास्फेट वगैरह जो छोड़ता है तो इसके तहत जो है आपका कोरल लीफ का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय से मालदीव को अलग करता है। मैंने आपको बताया था कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो जो 8 डिग्री है इसके दोनों जो जिसको अलग करता है उसका पहला लेटर समान है। देखिए यहाँ पे मिनिकॉय से मालदीव 8 डिग्री, 9 डिग्री में दोनों अलग अलग है। लक्षद्वीप से आपका मिनिकॉय को और 10 डिग्री में छोटका अंडमान से कार निकोबार को। इस प्रकार से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल डमरू मध्य है ना। पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? परवेज मिर्जा के द्वारा करवाया गया था। पत्थर के मस्जिद का निर्माण जहांगीर के बेटा परवेज मिर्जा कहाँ पे है? पटना में है ना। तो इसके अलावा पटना में जो गुरुद्वारा है तख्त साहिब है ना, पटना साहिब को छोटका स्टेशनों है, छोटा छोटा गाड़ी वहां पे रुकता है ना। तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह के सामान में महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा में भी मोती मस्जिद है तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा का किला, पंचमहल, इबादत खाना है ना, बुलंद दरवाजा, ये सभी का सभी, मजहर की घोषणा, दीन इलाही, ये सभी के सभी अकबर हो जाएगा। हुमायूं का अकबर दिल्ली में है। हाजी बेगम या बेगा बेगम इसे ही कहा जाता है, ये हुमायूं की विधवा थी तो इन्होंने बनवाया और ये मुगल काल में बनने वाली प्रथम गार्डन मकबरा है, उद्यान मकबरा है। इसके अलावा ताजमहल, मोती मस्जिद है ना, आगरा का जामा मस्जिद है ना, ये सभी के सभी, माफ कीजिएगा, ताजमहल मोती मस्जिद आगरा, ये आगरा वाली मोती मस्जिद की बात हो रही है, ठीक है। जामा मस्जिद, लाल किला, ये सभी के सभी शाहजहां ने बनवाया। अगला प्रश्न है तारीख फिरोजशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के अन्य किताब में आएंगे फतवाए जहांदेरी, सनाए मोहम्मदी, मसीर सादात आदि। जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन। तबकात नासरी पुस्तक के लेखक जो है मिनहास उल सिराज। भारत का तोता अमीर खुसरो। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी। रेहला इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इंडिका के लेखक मेगास्थनी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।